अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक सबक आमोज़ कहानी। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप आने वाली तमाम चैनल अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और उर्दू सेंटर प्लस वेबसाइट पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम अमीन है। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक हूँ। करोड़ों का बैंक बैलेंस रखने वाला, अपने 3 बच्चों और बीवी के साथ खुशो खुर्रम और ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स हूँ। मेरे बारे में शायद किसी ने ना सोचा होगा कि ये एक झोंपड़ी में पैदा हुआ है। मेरे बारे में सबकी यही राय है कि ये रुपया पैसा मुझे विरसे में मिला है और मैं एक अमीर माँ बाप की अकलौती औलाद हूँ। मगर हकीकत ये नहीं है, और हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता, और ना ही मैंने किसी के पूछने पर कभी कुछ बताया। मगर आज जिंदगी के 55 साल गुजार लेने के बाद मैं अपने ऑफिस में इस सरबराही कुर्सी पर बैठकर अपनी जिंदगी की हकीकत बयान कर रहा हूँ। मैं अमीन उर्फ राजू मियाँ वकास का अकलौता बेटा था। गांव के सबसे गरीब खानदान में पैदा हुआ। मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनूं, इसलिए उन्होंने मुझे एक गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया। मैं बहुत लायक था। 8वीं क्लास में मेरी पहली पोजीशन आई, जिस पर मेरे माँ बाप बहुत खुश हुए। पर 9वीं क्लास में जाने से पहले ही मेरी जिंदगी में दुखों का दाखिला हो गया। मेरे अम्मा अब्बा गांव से बाहर किसी रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे, मगर नहर का पुल कमजोर होने के बायस वो टूट गया और मेरे माँ बाप नहर में डूब गए। मेरे लिए जैसे तो जिंदगी खत्म ही हो गई। मेरे लिए मेरे माँ बाप के अलावा कोई नहीं था। मेरा हर चीज से दिल उठ गया। लोगों ने मुझे बहुत तसल्ली दी तो मैं जिंदगी गुजारने लगा। रिश्तेदारों के घरों से रोटी खाकर अपना पेट पालता। इससे पहले कि मैं उस गम से संभलता और अपनी जिंदगी में आगे के बारे में सोचता, गांव में होने वाली एक चोरी का इल्जाम मेरे सर लगा दिया गया। सब गांव वालों ने एक पंचायत इकट्ठा की और उस पंचायत के सरबराह ने ये हुक्म दिया कि अगर राजू ने चोरी की रकम वापस न की तो इसे सजा दी जाएगी। मुझे तो हैरत का शदीद झटका लगा कि किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं उस चोरी का जिम्मेदार हूँ या नहीं। बस फौरन फैसला सुना दिया गया। मैंने बहुत कस्में खाई कि मैंने ये चोरी नहीं की, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। चोरी होने वाली रकम 8 लाख रुपए थी। फैसला करने वाले ने सारी रकम की भरपाई मेरे जिम्मे लगा दी और साथ ये भी ऐलान कर दिया गया कि अगर मैंने ये रकम 3 दिन के अंदर अदा न की तो वो मुझे गांव से बाहर निकाल देंगे। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था जो मैं बेचता, सिर्फ माँ के एक गले की चेन थी। खुदा जाने कि वो चांदी की थी या नहीं, मगर वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। मैं उसे नहीं बेचना चाहता था, और अगर मैं बेच भी देता तो मेरे पास हरगिज इतनी रकम ना हो पाती कि मैं चोरी की रकम अदा करता। उसकी मिलने वाली रकम से तो सिर्फ मेरा 1-2 दिन रोटी का ही गुजारा होता। मेरे लिए तो जैसे सारे रास्ते बंद हो चुके थे। मैं बहुत परेशान था। चोरी के इल्जाम की वजह से सब रिश्तेदारों ने मुझसे किनारा कशी कर ली थी। मैं पूरी दुनिया में गोया अकेला रह गया था। फिर मुझे एक राह सुझाई दी गाँव छोड़ देने की। इससे पहले कि पंचायत वाले मुझे उस गांव से बेकसूर निकालते, बेहतर था कि मैं खुद वहां से चला जाऊं। मैंने अपना मुख्तसर सामान और किताबें बांधी और रात के अंधेरे में गांव से चुपके से निकल पड़ा। शहर की जानिब रवाना हो गया। जब मैं शहर पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। शहर पहुंचने के बाद मैं सारा दिन बाजार में घूमता रहा कि शायद कोई काम मिल जाए मुझे जिसकी उजरत से मैं कुछ खा सकूं, मगर मुझे किसी ने कोई काम नहीं दिया। सारा दिन घूमने की वजह से मैं बहुत थक चुका था और मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। मैं सड़क के किनारे चल रहा था जब वहां मुझे 100 रुपए का नोट नजर आया। इससे पहले कि कोई उसे और देखता, मैंने लपक कर वो नोट उठा लिया और जेब में डाल लिया। मुझे ठंडे पसीने आने लगे, गो कि वो नोट ऐसे ही पड़ा हुआ था, मगर फिर भी मुझे अजीब एहसास हो रहा था। मैंने तमाम सोचों को जहन से झटका और रात के खाने के लिए ढाबे पर आ गया। रात का खाना खाकर मैं बाहर वहीं सड़क के किनारे अपनी किताबों पर सर रखकर सो गया। सुबह सवेरे की तेज रोशनी से मेरी आंखें खुल गईं। मैं उठा तो मेरी किताबें गायब थीं। कोई उन्हें उठाकर चला गया था, मगर वो किताबें मेरी जिंदगी का मकसद थीं, मेरा सहारा बनने वाली थीं। परेशानी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे यूं परेशान देखकर एक साहब मेरे पास आए और मुझसे वजह पूछने लगे। मैंने ठीक से जवाब नहीं दिया। मुझे अपनों ने धोखा दे दिया था, फिर मैं किसी गैर पर कैसे भरोसा करता। मगर वो साहिब बार बार मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने उनको सब कुछ सच सच बता दिया जो मुझ पर गुजर चुका था। तुम परेशान ना हो बेटा, मैं तुम्हें किताबें ला दूंगा, तुम्हारी तालीम पूरी कराऊंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने उनकी बात पर 2 मिनट सोचा और फिर उनके साथ जाने के लिए राजी हो गया। वो मुझे अपने साथ घर ले आए। उनके घर में सिर्फ चंद लोग ही थे। मैं नहीं जानता कि वो कौन थे और ना मेरा किसी से तारुफ करवाया गया।
बस एक आलीशान कमरा मुझे दे दिया गया। वो कमरा हमारे झोंपड़े से 3 गुना बड़ा था, मेरे लिए किसी महल जैसा था। उन साहब ने अपना नाम काज़मी बताया, मुझे पहनने को अच्छे कपड़े दिए और बहुत लजीज खाना। मैंने तो एक वक्त में कभी इतने सारे पकवान भी ना खाए थे। अगले दिन काज़मी साहब मुझे एक बहुत अच्छे स्कूल में दाखिल करवा कर आ गए। मेरे लिए सब ख्वाब जैसा था। आहिस्ता आहिस्ता काज़मी साहब ने मुझे मज़ीद आसाइशें मुयस्सर कर दी। लैपटॉप, गाड़ी, ड्राइवर, मुझे अपना आप एक शहजादे की तरह लगने लगा। मैंने अक्सर काज़मी साहब से अनायात की वजह पूछी तो उन्होंने यही कहा कि उन्हें खिदमत खल्क करने का बहुत शौक़ है और हमारे घर में जो बाकी लोग रहते हैं उन्हें भी उन्होंने सहारा देकर अपने घर में रखा हुआ है। उनकी बीवी बच्चे मुल्क से बाहर रहते हैं मगर वो बाहर नहीं गए क्योंकि उन्हें अपने मुल्क से प्यार है और वो यहाँ रहकर अपने कौम के लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। मुझे तो उनकी बातों ने बहुत मुतासिर किया। काज़मी साहब के घर में मेरा 1 साल इतनी जल्दी गुजर गया कि पता ही नहीं चला। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए हैं। उस दिन मैं सुबह स्कूल नहीं गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। काज़मी साहब की मुलाजमा मेरे लिए सूप बनाकर लाई। मैंने जैसे ही सूप पिया मेरे पेट में जलन सी होने लगी, मेरा दम घुटने लगा। मैंने मुलाजमा को आवाज़ देनी चाहिए मगर मेरे हलक से आवाज़ ही नहीं निकली। मेरे पास पड़ी ट्रे नीचे गिरी तो मुलाजमा ने पलट कर देखा और तेज़ी से मेरी तरफ आई। उसी वक्त मुझे खून की उल्टी हुई और उसके बाद मुझे कोई होश ना रहा। जब मेरी आंख खुली तो मुझे कुछ सही तरह से नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद मंजर वाजे हुआ तो वो एक अस्पताल का कमरा था। मेरे पास उस वक्त कोई नहीं था। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। बाहर काज़मी साहब के साथ कोई और भी था, एक सूटेड बूटेड आदमी। उन दोनों की मेरी तरफ पीठ थी। वो सूटेड बूटेड आदमी गुस्से में कुछ बोल रहा था। मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम्हें हर तरफ नजर रखनी है, फिर तुमसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? मुझे नहीं पता बॉस, बस मैंने मुलाजमा से भी पूछा है, डराया धमकाया है मगर उसने कुछ नहीं बताया। तुम मुलाजमा के बजाय वहाँ के गार्ड से पूछो। वैसे हमारा बिछाया जाल कामयाब रहा। मैं जानता था कि दुश्मनों का मुखबिर हमारे दरमियान ही मौजूद है, इसीलिए इस बच्चे को मैंने दाने के तौर पर इस्तेमाल किया। इतनी आसाइशात में पाला और आधी दुनिया के सामने यही ड्रामा किया कि ये मेरा बेटा है, क्योंकि मेरे दुश्मन जो मुझसे अपनी शराइत मनवाने के लिए मेरी कमज़ोरी की तलाश में थे और ये बच्चा जो मेरा नाम निहाद बेटा है वो अपने मुखबिर के ज़रिए उस पर ज़रूर वार करेंगे और मेरा अंदाज़ा सही साबित हुआ। बस वो मुखबिर अब जल्द ही पकड़ा जाएगा जो हमारी स्मगलिंग की सारी रिपोर्ट्स दुश्मनों को पहुंचाता है। ये सब सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और इस बच्चे का क्या करना है? काज़मी साहब बोले। क्या मतलब क्या करना है? हमारा काम हो गया है तो मार देना अब। वैसे तो जब इसको जहर दिया था तभी तुम्हें नहीं बचाना चाहिए था, मर जाता है ऐसे ही। पर बॉस, मैं इसे वीराने में फेंक दूंगा, मारने की क्या जरूरत है? पर इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसे हमारे ठिकाने का पता है और ये तुम्हें और तुम्हारे सारे लोगों को पहचानता है, हमें पकड़वा भी सकता है। मगर बॉस, अगर मगर कुछ नहीं, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मेरा हुक्म मानना तुम्हारा काम है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम जानते हो कि इस बच्चे के साथ तुम्हें भी मरवाना मेरे जैसे इंसान के लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो आदमी तेज लहजे में बोलकर चला गया और काज़मी साहब बाहर ही खड़े रहे। मैं आंखें बंद करके लेटा रहा। दिल मेरा जोर जोर से धड़क रहा था, माथे पर ठंडे पसीने आ रहे थे। मैं दुआ कर रहा था कि काज़मी साहब अंदर ना आए। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे होश आ गया है और फिर वही करेंगे जो करने का उन्हें हुक्म मिला है। मेरी खुशकिस्मती थी कि काज़मी साहब कमरे के बाहर से ही चले गए। मैंने आंखें खोलकर इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। वो एक छोटा सा कमरा था, सामने खिड़की से शाम का अंधेरा वाज़े था। मुझे वहाँ से भागना था हर सूरत, रात से पहले ही। मेरे कमरे के बाहर कोई गार्ड्स नहीं थे। उन लोगों का यही ख्याल होगा कि मैं उनकी हकीकत नहीं जानता, इसलिए मैं होश में आने पर भी कभी भागने की कोशिश नहीं करूँगा। मैंने कमरे से निकलकर बाहर झांका। कॉरिडोर में इक्का दुक्का लोग थे। मेरे लिए एक अच्छा मौका था, मगर अस्पताल के कपड़ों में होने के बाइस में पकड़ा जा सकता था। मुझे दूसरे कपड़े चाहिए थे किसी भी तरह। कॉरिडोर से एक वार्ड बॉय ट्रॉली धकेलता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। मैं वापस बेड पर आकर लेट गया और उस वार्ड बॉय के अंदर आते ही कमर पर हाथ रखकर कराने लगा। क्या हुआ? वो परेशानी से मेरी तरफ देखता रहा। मेरी कमर में कुछ चुभ रहा है, जरा मेरे पास आकर देखो। वो मेरी तरफ झुका तो मैंने उसकी गर्दन को अपनी बाजुओं में दबाकर उसके गर्दन के पिछले हिस्से पर पूरी ताकत से कोहनी का वार किया। वार्ड बॉय वार ना सह सका और फौरन बेहोश हो गया। मैंने दरवाजा बंद किया, उसके कपड़े बदल लिए और मुंह पर हॉस्पिटल का सफेद मास्क लगाए ट्रॉली धकेलता हुआ कॉरिडोर में आ गया। मेरी कोशिश यही थी कि इससे पहले कोई मेरे कमरे में जाकर उस वार्ड बॉय को देखता, मुझे इस अस्पताल से जल्द अज जल्द निकलना था।
کoriڈور سے باہر نکلتے ہی ہسپتال کی ریسیپشن پر پہنچا، میری رفتار تیز ہو گئی، مگر اسی وقت مجھے سامنے سے کاظمی صاحب آتے نظر آئے۔ میرے منہ پر سفید ماسک تھا، اس کے باوجود میرا دل دھک دھک کرنے لگا کہ کہیں وہ مجھے پہچان نہ لیں۔ میں جلدی سے ان کے سامنے سے گزر گیا، ٹرالی کو انٹرنس پر چھوڑا اور باہر آ گیا۔ باہر آ کر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی قید سے نکل آیا ہوں۔ میں ہسپتال کی حدود سے باہر آیا اور سڑک کنارے چلنے لگا۔ میں یہاں سے کہیں دور جانا چاہتا تھا۔ وہ دن میں نے پھر سڑکوں پر گزارا۔ اتنی آسائشوں کے بعد یہ مشکل میرے لیے اب بہت بھاری ہو رہی تھی، مگر میں پھر بھی مطمئن تھا کہ میں اس جنگل سے نکل آیا ہوں۔ چند دن میں نے ایک ہوٹل میں بیرے کا کام کیا۔ تنخواہ کے پیسے بہت کم تھے مگر میرے لیے غنیمت تھے۔ میں نے ہوٹل کے مالک سے درخواست کر کے رات اسی ہوٹل میں گزارنے کی اجازت لے لی۔ کچھ مہینوں ہی میرے پاس پیسے جمع ہوئے تو میں دوسرے شہر چلا گیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ وہ لوگ ابھی بھی میری تلاش میں ہوں گے۔ دوسرے شہر جا کر مجھے ایک بہتر ہوٹل میں جاب مل گئی۔ میں نے میٹرک کے بورڈ کے امتحانات کے لیے پرائیویٹ داخلہ بھیج دیا اور بہرے کی نوکری کے ساتھ میں رات کو پڑھائی بھی کرنے لگا۔ دن مہینوں اور مہینے سال میں گزرتے گئے۔ میں نے میٹرک کے بعد انٹر کا امتحان بھی امتیازی نمبر سے پاس کر لیا اور پھر مجھے یونیورسٹی میں میرٹ میں داخلہ بھی مل گیا۔ میں نے وہاں سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی۔ یونیورسٹی ختم ہونے سے پہلے میں نے CSS کا امتحان بھی دیا مگر میں کامیاب نہ ہو سکا۔ الیکٹریکل انجینئر بننے کے بعد مجھے ایک اچھی جاب مل گئی، مگر میں نے دوبارہ CSS کا امتحان دیا اور کامیاب رہا۔ میری زندگی میں مشکلیں کم ہو گئیں۔ پھر میں نے اپنے دوست کی بہن سے شادی کر لی اور اپنے بچوں کے ساتھ ایک خوش و خرم زندگی گزار رہا ہوں۔ میرے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی سب خواہش کرتے ہیں، مگر یہ سب حاصل کرنے کے لیے میں نے بہت لمبی جستجو کی ہے، کیونکہ خواب انہی کے پورے ہوتے ہیں جو منزل کو پانے کی جستجو کرتے ہیں۔ میں نے بچپن سے جوانی تک بہت کچھ سہا، مگر میں نے کبھی ہمت نہ ہاری۔ میں مسلسل محنت کرتا رہا اور اللہ پاک نے مجھے میری محنت کا اجر دیا کہ آج میں اس مرتبے پر فائز ہوں۔